welcome to Lanstud A1 German Crash Course. We are excited to have you join us on this learning journey. This crash course consists of 10 episodes with new episode released every Monday and Friday. To make your learning more engaging, in every episode comes with an assignment that helps you practice what you have learned. And here's the exciting part, Learn and Earn Challenge. Yes, you heard it right. The top 5 participants who achieve the highest overall score across all the 10 assignments will win 5,000 each. To participate, join the Lanstud community, complete and submit all the assignments on time, and stay active throughout the entire series. So, stay consistent, complete your assignment, and give your best in every episode. Hello everyone, we are going to talk about the dative case. People keep thinking, okay, how this dative works. So, I'll talk about dative. So, I'll explain you how we will use dative in which scenarios. First, आपको टेबल याद रखना है कि ओरिजिनली जब भी हम कोई नया वर्ड सीख रहे थे तो सारे मस्कुलिन का डेर होता है और इंडेफिनेट में आइन, और न्यूट्रल का दास होता था और इंडेफिनेट में आइन, और फेमिनिन के लिए डी होता है और उसका इंडेफिनेट आर्टिकल आइने, फिर प्लूरल के लिए डी। ये कोई भी आप सीख रहे थे। फिर उसको हम अक्यूजाटिव, तो मैंने आपको एक एपिसोड में ऑलरेडी बताया था कि अक्यूजाटिव बोले तो आपका डायरेक्ट सेकेंड सब्जेक्ट होता है। नॉमिनेटिव इज़ योर फर्स्ट सब्जेक्ट हु इज़ डूइंग द एक्शन एंड अक्यूजाटिव इज़ योर डायरेक्ट सेकेंड सब्जेक्ट। जैसे मैं लिख रही हूँ, सो इश श्राइबे, सो आई एम राइटिंग, आई एम द नॉमिनेटिव, इश श्राइबे मेरा वर्ब है, सो इश श्राइबे, और मैं क्या लिख रही हूँ, मेरा सेकेंड सब्जेक्ट है, मान लो जात्स, तो ओरिजिनली इट इज़ देयर जात्स, इसको हम डेन जात्स बोलेंगे क्योंकि इट इज़ डेयर एंड इट इज़ अ सेकेंड सब्जेक्ट में डेयर विल बिकम डेन, सो आई हैव टू से डेन जात्स, वरना आइन एंड जात्स भी बोल सकते हैं कि आई एम राइटिंग अ सेंटेंस। कभी कभी हम एक सेंटेंस खाली एक सब्जेक्ट में ख़त्म कर सकते हैं या दो सब्जेक्ट भी। जैसे मैं बोलूँगी डेयर जात्स इज क्लाइन, तो यहाँ पे मेरा खाली नॉमिनेटिव है, आई एम टॉकिंग अबाउट माई फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो द सेंटेंस इज स्मॉल, सो आई स्पोक ओनली अबाउट द सेंटेंस, इसीलिए डेयर यूज़ किया। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में मेरा राइटिंग की एक्शन की वजह से मैं नॉमिनेटिव हो गई फर्स्ट पर्सन, और सब्जेक्ट जो सेंटेंस है वो सेकेंड सब्जेक्ट हो गया था, इसीलिए डेन। तो इसी तरह अगर आपका दास आर्टिकल होता तो दास रह जाता, और डी है तो डी ही रहता है, कोई चेंज नहीं रहता। और अभी हम आते हैं डाटिव। नाउ डाटिव इज़ व्हेन यू आर मेकिंग एज अ थर्ड सब्जेक्ट। जब भी हम कोई एक्शन करते हैं तो हमारा डायरेक्ट एक्शन से जो इम्पैक्टेड और अफेक्टेड सब्जेक्ट है वो तो आपका अक्यूजाटिव है। इसके अलावा कभी कभी तीसरे इंसान भी आ जाते हैं या कोई भी थर्ड सब्जेक्ट गेट्स इनडायरेक्टली अफेक्टेड। जैसे मैं बोलूँगी कि मान लीजिए मैंने किसी को कुछ दिया, तो वहाँ पे कौन दे रहा है, नॉमिनेटिव है, और आप क्या दे रहे हो, अक्यूजाटिव है, और आप किसे दे रहे हो, किसको दे रहे हो, दैट बिकम्स योर थर्ड सब्जेक्ट। तो आप हमेशा क्वेश्चन कर सकते हैं कि हु डिड इट, वेयर, किसने किया, फिर क्या किया, वास, और किसके लिए, वेम। तो यहाँ पे वेयर श्राइब्ड, हु इज राइटिंग, इश, वास श्राइबे इश, व्हाट एम आई राइटिंग, सेंटेंस। अभी यहाँ पे डेयर जात्स इज क्लाइन, सो वास इज क्लाइन, माई क्वेश्चन इज वास, तो ये नॉमिनेटिव है। तो अभी हम बता रहे हैं कि डाटिव का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे दास किंड, गेबन आपको याद होगा, इट्स अ इरेगुलर वर्ब, इश गेब डू गिफ्ट एरेजी गिफ्ट, सो दास किंड गिफ्ट, और किसको दे रहे हैं पहले आएगा आपका, दास किंड गिफ्ट डेम फादर को दे रहा है, और क्या दे रहा है, दास बुक। तो यहाँ पे मेरा 3 सब्जेक्ट है, तो आप क्वेश्चन करेंगे किसने दिया, तो ये मेरा नॉमिनेटिव है, वेयर गिफ्ट, और क्या दिया, दास बुक वास, ये मेरा अक्यूजाटिव है, और किसको दिया, वेम फादर, ये मेरा डाटिव है। तो अभी ओरिजिनली डेयर फादर होता है, अगर फादर को ही मैं किसी को दे रही हूँ नहीं चांसेस है, लेकिन कोई चीज़ है जो डेयर का होता तो डेन हो जाता। तो यहाँ पे फादर थर्ड सब्जेक्ट है, इसीलिए डेम फाटर। किंड, दास किंड गिफ्ट डेम फाटर, और क्या दिया, दास बुक। तो हम हमेशा जब भी कोई एक्शन करते हैं जिसमें एक वर्ब से 3 सब्जेक्ट जुड़ सकते हैं, जैसे राइटिंग, किसी ने किसी को लेटर लिखा या ईमेल लिखा,
तो 3 सब्जेक्ट पॉसिबल है। गिफ्टिंग, समबडी इज गिफ्टिंग समवन समथिंग। दिखाना, शो, साइगन, somebody showing the parents the city। तो इस तरह आपको बहुत मिलेगा, काउफ एंड बाइंग, ब्रिंग एंड ब्रिंगिंग। तो यू हैव सर्टेन वर्ब्स लाइक वेयर यू विल हैव 3 सब्जेक्ट्स, नो प्रिपोजिशन इज रिक्वायर्ड। ऑटोमेटिकली कौन कर रहे हैं और किसके लिए डाटिव हो जाएगा। अगर फीमेल है डेयर, तो अभी मैं देती हूँ, जैसे मैंने बोला, इश श्राइबर डेयर शेफिन, आई एम राइटिंग टू द बॉस। तो यहाँ पे मेरा बॉस 3rd सब्जेक्ट है, किसको मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, तो डी शेफिन से डेयर हो गया। श्राइबे डेयर शेफिन आईने ईमेल। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, ये मेरा 2nd सब्जेक्ट है। सो वाश श्राइबे इश, तो ये मेरा 2nd अक्यूजेटिव। और कौन लिख रहा है, मैं, वेयर, नॉमिनेटिव। और मैं क्या लिख रही हूँ, ये है, लेकिन किसको लिख रही हूँ, वेम, डाटिव है हमेशा। तो इस तरह अगर मानिए हम प्लूरल में कर रहे हैं, तो प्लूरल में जो डी आर्टिकल है वो डेन हो जाता है, प्लस एक एन ऐड हो जाता है नाउन में। जैसे वियर गेबन, और शेंकन में ले लेती हूँ गिफ्टिंग, वियर शेंकन। और मैं किसको गिफ्ट कर रही हूँ, बच्चे। तो डी किंडर होते हैं ओरिजिनली, उसका डेन हो जाएगा, डेन किंडर। और डाटिव की वजह से एक एन ऐड हो जाएगा जो नॉर्मली प्लस है, तो डेन किंडन। और मैं क्या दे रही हूँ, डी शोकोलाडे। तो यहाँ पे किसने एक्शन की, नॉमिनेटिव है वियर, एंड क्या एक्शन किया हमने, शेंकन, वो कोई आर्टिकल नहीं है। और किसके लिए किया, डाटिव है। और क्या किया, अक्यूजेटिव। और क्या मैं ये ऐसा लिख सकती हूँ कि शेंके दी शोकोलाडे किंडन, नहीं। तो जब भी तीनों आते हैं और कोई प्रिपोजिशन नहीं रहता, जर्मन में ये ज़रूरी है, एन डी ए, नॉमिनेटिव, डाटिव, अक्यूजेटिव, दिस इज़ अ सीक्वेंस। किसके लिए किया और क्या किया, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इंग्लिश में भी आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जब दोनों सब्जेक्ट है, यू हैव टू यूज़ लाइक द टीचर इज़ गिविंग स्टूडेंट्स द एग्ज़ाम पेपर, इट्स नॉट टीचर इज़ गिविंग एग्ज़ाम पेपर टू स्टूडेंट। वो हमने अपना सुविधा के लिए वी हैव जस्ट मेड इट ईजी यूजिंग दैट। तो ये हो गया आपका नॉर्मल डाटिव कैसे होता है। सो डाटिव तो ऐसा होगा एक कि जब कोई एक्शन कर रहे हैं अफेक्टेड पर्सन। इसके अलावा हम प्रिपोजिशन के साथ भी यूज़ करते हैं। जब हम प्रिपोजिशन यूज़ करते हैं तो जर्मन में 2 तरीके के प्रिपोजिशन है, एक फिक्स प्रिपोजिशन एंड एक वेक्सल प्रिपोजिशन। तो आपको प्रिपोजिशन के चैप्टर में हमने अलग से बताया। तो जो फिक्स डाटिव प्रिपोजिशन है आपको याद होगा, जैसे नाक, नाक का मतलब टू भी होता है, आफ्टर भी होता है। फिर उसके बाद आपका चू, दैट इज़ ऑल्सो टू। फिर मिट, विच इज़ विथ। देन आउस इज़ ऑल्सो फ्रॉम, फॉन इज़ ऑल्सो फ्रॉम। तो आपको प्रिपोजिशन के चैप्टर में अलग से है, लेकिन मैं जैसे अभी सेंटेंसेस बनाने के लिए प्रिपोजिशन के साथ बता रही हूँ। इसके अलावा आपका वेक्सल प्रिपोजिशंस थे जिसमें इन आता है, तो मूवमेंट है तो अक्यूजेटिव होता है, नो मूवमेंट है तो डाटिव होता है। अगर हम कहीं पे जा रहे हैं किसी चीज़ के अंदर, तब अक्यूजेटिव होता है। जब हम कोई मूवमेंट नहीं है, हम ऑलरेडी वहाँ पे है, तो डाटिव होता है। जैसे अक्यूजेटिव में इन डेन भी हो सकता है, इन दास भी हो सकता है, इन डी भी हो सकता है, ये मूवमेंट है। और नो मूवमेंट में इन डेम, सेम इन डेम एंड इन डेयर फॉर फेमिनिन एंड डेन प्लस एन, तो ये नो मूवमेंट। तो मैं आपको दोनों प्रिपोजिशन के एक एक एग्जाम्पल दूंगी, और वेक्सल प्रिपोजिशन 9 होते वो आप अलग से देख लीजिए जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं सेंटेंस बनाऊंगी। जैसे हम बात कर रहे थे डाटिव, तो जब भी मुझे बोलना है कि मैं क्लास के बाद ये कर रही हूँ, मीटिंग के बाद ये कर रही हूँ, एग्ज़ाम के बाद, तो मैं ना कैसे आफ्टर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। द मोमेंट मैंने देखा कि नाक, अच्छा ये तो डाटिव फिक्स्ड है, चाहे कुछ भी हो जाए ये डाटिव है, तो नाक के साथ आपका डाटिव आएगा। जैसे मानो मैं बोली कि आफ्टर द एग्ज़ाम, ओरिजिनली प्रूफुंग इज़ अ डी प्रूफुंग, और मैं लिख रही हूँ नाक डेयर प्रूफुंग। तो कभी कभी लोग कुछ सेंटेंसेस पढ़ के गलत आर्टिकल देख लेते हैं कि अच्छा नाक डेयर प्रूफुंग है, तो प्रूफुंग इज़ अ डेयर एंड दे ट्राई टू मेक इट एज डेम। नो, आप हमेशा डिक्शनरी में चेक कीजिए ओरिजिनल आर्टिकल क्या था। तो ये डी प्रूफुंग है
और नाक डाटिव होने की वजह से डी का डेयर टेबल याद कीजिए। तो नाक डेयर प्रूफुंग ये हो गया मेरा फर्स्ट प्लेस। मैं क्या कर रही हूँ, नाक डेयर प्रूफुंग ऐसे इश मैं खा रही हूँ, तो मेरा फर्स्ट प्लेस हो गया। फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और मैं क्या खा रही हूँ, ऐसे इश मिटागेसन। मतलब सुबह मेरा एग्ज़ाम था और जैसे ख़त्म हुआ आई एम ईटिंग माई लंच। तो यहाँ पे आप आर्टिकल दास मिटागेसन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे नाक की वजह से आर्टिकल बना। तो अभी मैं दूसरा यूज़ कर रही हूँ सू। सू का मतलब है टू। जब भी आप किसी जगह पे जा रही हो या किसी इंसान के पास जा रही हो, अगर वो डेयर है तो डेम हो जाएगा, दास है तो डेम हो जाएगा, और डी के साथ डेयर हो जाएगा, और प्लूरल के साथ। जैसे मुझे बोलना है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ओरिजिनली स्कूल का डी शूले है, सो आप लिखेंगे इश गेहे, एंड क्योंकि सू इज अ डाटिव, डी शूले का डेयर बनना है, सो इश गेहे सू डेयर शूल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गोइंग, हु इज़ गोइंग, व्हाट गोइंग इज़ नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से पहले वो सोचेंगे किसने किया क्या किया, लेकिन जैसे प्रीपोजिशन आएगा ऑटोमेटिकली प्रीपोजिशन के बाद डाटिव प्रीपोजिशन का डाटिव ही बनना है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है, सू प्लस डेयर को हम लोग सुअर करके भी बोल सकते हैं, जस्ट सुअर। देन उसी तरह सू एंड डेम का सुम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ गोइंग टू डॉक्टर, सो एर, और एर की वजह से गहन का गेट, एर गेट, सू प्लस डेम का सुम लिखिए, सुम आर्ट्स। अगर आप किसी इंसान के पास भी जा रहे हो तो आप आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, सुम आर्ट्स। इश गेहे सू माइनर ओमा, अगर मानो मैंने फेमिनिन लिखना है, इश गेहे सू डेयर। अगर पॉसेसिव आर्टिकल आया सू माइनर ओमा, मतलब ग्रैनी। तो याद रखिए जब भी आप डाटिव के प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, आर्टिकल टेबल याद रखेंगे, अच्छा ये वाला डाटिव था तो डेयर का डेम्मा है, डी का डेयर है, तो उस तरह। तो ये आपका प्रीपोजिशन हो गया फिक्स्ड। जैसे मिट, अब कोई भी सेंटेंस सोचिए, मैं बुक्स के साथ सीख रही हूँ, सो इश लेरने, नाउ मिट, मेरा बुक्स प्लूरल है तो डी का डेन है, मिट डेन, फिर ब्यूशर प्लूरल है और उसके साथ एक एन ऐड हो जाएगा, ब्यूशर्न। इश लेरने मिडेन ब्यूशर्न। बस, तो जो भी आप आर्टिकल यूज़ करेंगे उसका टेबल याद करके, अच्छा ये डाटिव था, मिट की वजह से डी का डेन हो गया और एक एन ऐड हो गया करके हमको याद आएगा। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगी वेक्सेल प्रीपोजिशन। तो 9 वेक्सेल प्रीपोजिशन होते हैं, वो आप अलग से देखें, लेकिन इनमें क्या होता है, अगर मैं कोई भी प्लेस के अंदर जा रही हूँ जहाँ पे मस्कुलिन है तो इन देन होता है, न्यूट्रल है तो इन दास। आपने बहुत बार पढ़ा होगा इन स्किनो, क्यों इंस कहते हैं, इन एंड दास का शॉर्ट फॉर्म है इंस, इन दास विल बिकम इंस। तो अभी मैं वही एग्जाम्पल दे रही हूँ, वियर गेहन हॉइटे इंस लेट्स से किनो या कैफे, या लाइक जो भी दास आर्टिकल है, इंस क्रांकन हाउस, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल जाते हैं, क्रांकन हाउस, दास क्रांकन हाउस होता है, तो उसका भी मैंने इंस क्रांकन हाउस। लेकिन मेरा फ्रेंड काम कर रहा है या कर रही है हॉस्पिटल में, तो कोई मूवमेंट नहीं, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट है गहन, तो इसकी वजह से इंस हुआ। लेकिन माई फ्रेंड इज़ वर्किंग इन द हॉस्पिटल, वाइल वर्किंग वी आर नॉट मूविंग, तब हम डाटिव यूज़ करेंगे, माइन फ्रेंड इश arbeitet, du arbeitest, er sie arbeitet। तो आपको ज़रूरी है कॉन्जुगेशन से याद रखना, माइन फ्रेंड arbeitet। अभी यहाँ पे मैं इंस नहीं बोल सकती, नो मोमेंट है, इंडेम, और इंडेम का भी शॉर्ट फॉर्म होता है इम, तो इम क्रांकन हाउस। तो आपको प्रीपोजिशन का एक टेबल बना के रखना ज़रूरी है, जैसे डाटिव प्रीपोजिशन आए तो वो ऑटोमेटिकली, जैसे मैं आउस एंड फॉन का भी एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे फॉन, आई एम लर्निंग फ्रॉम अ टीचर, इश लर्ने फॉन, क्योंकि फॉन डाटिव है तो आप किससे सीख रहे हो, दैट पर्सन विल बिकम योर डाटिव। तो डी फीमेलिन होता है, डी लेरर, तो इश लर्ने फॉन डेयर, नहीं तो आइनर, फ्रॉम अ टीचर, फॉन आइनर लेररिन डॉइच। अभी आउस का मतलब क्या है, वो भी फ्रॉम है, लेकिन कभी कभी स्पेसिफिकली अंदर से बाहर कुछ ले रहे हो या कर रहे हो
तो तब आउस होता है। जैसे मुझे बोलना है कि मैं मान लो कि कबर्ड से मैं लैपटॉप ले रही हूँ, तो ich nehme das Laptop aus एंड डेयर श्रंक होता है और डेयर का डेम होता है aus dem श्रंक। एक एक मीनिंग आप सीखेंगे लेकिन थोड़े से डिफरेंस रहते हैं। जैसे नाक, नाक ऐसे अगर प्लेस यूज़ करना है आपको तो नाक का मतलब होता है जस्ट यू गोइंग टूवर्ड्स सर्टेन एरिया अफेक्टेड इनडायरेक्टली फ्रॉम द एक्शन, कि मैंने मेरा देने की वजह से मैं किसको दे रही हूँ, वो थर्ड पर्सन इम्पैक्ट होता है, वो डाटिव है। और उसको छोड़ के प्रिपोजिशन आया तो ऑटोमेटिकली डाटिव, एंड वेक्सल प्रिपोजिशन में नो मोमेंट की वजह से वो डाटिव। ये तीनों तरीके आप सीखेंगे तो डाटिव का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और डेली बेसिस पे जब आप बात कर रहे हैं अपने बारे में, जो भी मैंने क्या क्या किया, तो आप ये बोल सकते हैं मॉर्गन, तो हमने थोड़ी देर पहले ही आपने बात किया था कि टाइमिंग कैसे यूज़ करते हैं, उसके साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है अपना डाटिव। तो टेबल एंड how article changes is very important. So when we are using prepositions and all, so we can always give direction to people. So I'm just giving you small basic structures which we can use for giving directions. तो अगर हम इंग्लिश में भी सोचेंगे या हिंदी में भी, किसी ने अगर पूछा कि मुझे सुपरमार्केट जाना है, कैसे जाना है, वो बोलेंगे स्ट्रेट जाइए, फिर उसके बाद लेफ़्ट लीजिए, फिर राइट लीजिए, फिर उसके बाद कॉर्नर में घूम जाइए, पूरा सर्कल को घूम के इस साइड आइए। सो देर आर certain prepositions which will come. तो the basic thing is जब हम कोई भी डायरेक्शन का शुरुआत करते हैं तो हम बोलेंगे जाइए। सो वर्ब कम्स फर्स्ट, इवन इन इंग्लिश गो स्ट्रेट। तो जर्मन में हम हमेशा बोलेंगे गेहन जी। तो हम रेस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं कि इट्स लाइक आप जाइए। सो गेहन जी, फिर उसके बाद कहाँ जाना है, गेराडे आउस। तो ये वर्ड होता है फॉर स्ट्रेट, गेराडे हाउस, गेहनजी गेराडे हाउस। फिर उसके बाद जब भी कोई भी वर्ड हम बात कर रहे हैं एंड देन, तो एंड जीरो पोजीशन होता है, उंड, उसके बाद दान, उंड दान लिंक्स, देन टेक अ लेफ्ट को हम बोलेंगे लिंक्स, उंड दान लिंक्स मीन्स लेफ्ट, दान रेस्ट, देन राइट। देन मुझे बोलना है वहाँ पे आपका सुपरमार्केट है, सिंपल डायरेक्शन में बोलूँगी द ईस्ट, मतलब देयर इज, द ईस्ट देयर मार्क्ड या सुपर मार्क्ड। ये हो गया आपका सिंपल। किसी को बोलना है स्ट्रेट जाना है, फिर लेफ़्ट जाइए, फिर राइट जाइए। लेकिन बहुत लंबा सा रास्ता है, सेकंड लेफ़्ट, थर्ड लेफ़्ट, फोर्थ लेफ़्ट, जो भी क्रॉस रोड से, तो उसके लिए हम जर्मन में एरस्टे स्ट्रासे, सो फर्स्ट को बोलेंगे एरस्टे स्ट्रासे। तो इंग्लिश में फर्स्ट लेफ़्ट बोलते हैं, बट जर्मन में स्ट्रीट वर्ड बोलना भी ज़रूरी है। एरस्टे स्ट्रासे लिंक्स मतलब फर्स्ट लेफ्ट, देन स्वाइटे, अगर मानिए सेकंड, स्वाइटे स्ट्रासे रेस्ट मतलब सेकंड राइट। अगर कोई क्रॉसिंग है, मतलब नॉर्मली हमारा क्रॉस रोड्स होते हैं, तो मुझे नहीं मालूम है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्रॉसिंग कौन सा जाने, तो हम बोलेंगे अन डेयर क्राइट्सुंग, मतलब एट द क्रॉसिंग, अन डेयर क्राइट्सुंग, एट द क्रॉसिंग, अन डेयर क्राइट्सुंग। आप शुरुआत में ही बोल सकते हैं गेहन जी अंडर क्राइट्सुंग, गेहन जी अंडर क्राइट्सुंग लिंक्स, मतलब अपना टर्निंग में या क्रॉसिंग में लेफ़्ट लीजिए। फिर अगर सिग्नल है, सेम गेहन जी डी अम्पेल होता है, तो अन डेयर आम्पेल, आम्पेल इज योर सिग्नल, तो अंडर आम्पेल लिंक्स, अंडर आम्पेल से रेस्ट्स। अगर कोई ब्रिज ब्रिज है तो गेहनजी यूबर दी ब्रुक है। हम लोग बहुत बार क्रॉस रोड्स में, इवन बैंगलोर के रोड में, अगर हम फ्लाईओवर के ऊपर जाना है, नीचे जाना है, अगर एक मिस हो गया पूरा घूमना पड़ता है, तो हम बोल सकते हैं कि गेहनजी यूबर दी ब्रुक, यूबर दी ब्रुक मीन्स द ब्रिज, या उंटर दी ब्रुके मीन्स अंडर द ब्रिज। अभी मुझे बोलना है सीधा जाते ही रहे 1 किलोमीटर, तो मैं बोल सकती हूँ गेहनजी डी स्ट्रासे एंटलंग, मतलब कीप गोइंग अलोंग द रोड। फिर
अंडर AK at the corner. Under AK ईस्ट D बेकर है. एग्जाम्पल में कोई बेकरी ढूंढ रही थी, तो ये हो गया आपका डायरेक्शंस. तो पहले आप एक लिस्ट बना के रखिए कि गेहेंजी मतलब जाइए, फिर गेराडे हाउस इज स्ट्रेट, लिंक्स इज लेफ्ट, राइट रेस्ट इज राइट, देन द ईस्ट मीन्स देयर इज, फिर एयर स्टेट स्वाइटे द्रीटे फियरटे कोई भी स्ट्रीट है उसका नंबर लगा के फोर्थ लेफ्ट बोलना है तो फियरटे स्ट्रासे लिंक्स होगा, एयरस्टे स्ट्रासे लिंक्स फॉर फर्स्ट, स्वाइटे स्ट्रासे रेस्ट फॉर सेकेंड राइट, फिर अगर मुझे बोलना है फोर्थ राइट फियरटे स्ट्रासे रेस्ट. देन आता है क्रोइट्सुंग. अंडर क्रोइट्सुंग लिंक्स गो एट द क्रॉसिंग लेफ्ट, देन अंडर आम्पेल रेस्ट एट द सिग्नल राइट. देन अगर ब्रिज है गेहेंजी यूबर दी ब्रुके, नहीं तो उंटर दी ब्रुके, एंड देन यू हैव दी स्ट्रासे एंटलंग, सो यू हैव अलोंग द रोड. तो ये इस तरह अगर आप जर्मनी में जाएंगे, नया है, कोई आके पूछा इधर कैसे जाना है, आप ये यूज़ कर सकते हो. या आपको पूछना है Entschuldigung, wie gehe ich, wie komme ich zum Bahnhof, तो वो लोग भी डायरेक्शन देंगे. So that's all. Thank you so much. Please do subscribe to our channel, and if you have any questions, please post it and we'll get back to you. Thank you. Congratulations on completing today's lesson. Don't forget to complete the assignment for this episode and submit it throughout the Landstud WhatsApp community before the deadline. Remember, your performance in each assignment contributes to your overall scores in the Learn and Earn challenge. The top 5 participants with the highest scores across all 10 assignments will win 5,000 each. A few important points to remember. Participation is completely free. Assignments must be submitted through the official WhatsApp community. Copied and false submission will be disqualified, and one participant can receive only one reward. The winner selection by Landstud will be final. Stay committed, keep practicing, and don't miss the next episode releasing on Monday and Friday. Thank you, Shawan, for learning with Landstud. See you in the next episode.